सभी को राम राम जी। पॉडकास्ट के आज के इस अंक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे इस कार्यक्रम को इतना लोग पसंद कर रहे हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जेपी सिंह जी, जिनका मैं धन्यवाद करूंगा। एक तो उन्होंने अपना कीमती समय दिया और समय के साथ साथ वो जो अपनी सर्विसेज हमारे जम्मू शहर को दे रहे हैं ना, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल टर्म्स में, तो उसका मैं जेपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जेपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, शरीर की अगर हम बात करें ना तो आंखें एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है, जिससे हम पूरे संसार को देख पाते हैं। और आंखों का तो मतलब आंखों की अगर हम बात करें तो जो लोगों की आंखें नहीं होती या आंखों में दिक्कत होती है वो लोग ही समझ सकते हैं कि हम इतनी खूबसूरत प्रकृति को जो नहीं देख पाते हैं। आंखें स्वस्थ रहें, आंखों का इलाज, इसके लिए हम जो है कई बार डॉक्टर साहब के पास आते हैं। और कई सारे लोग हैं जो कि पंजाब में जाया करते थे डॉक्टर साहब के पिताजी से भी इलाज करवाने और डॉक्टर साहब से भी इलाज करवाते हैं, लेकिन अब डॉक्टर साहब यहाँ पर जम्मू में केडी हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देते हैं। जम्मू को तो एक किस्म की एक सौगात डॉक्टर साहब के तो रूप में मिली है कि लोग जो अपनी आंखों के इलाज के लिए, अब उनको पंजाब नहीं जाना पड़ता, जम्मू में ही इलाज के लिए उनको सुविधा मिली है। डॉक्टर साहब, आंखों की बात करें तो कई सारे पेशेंट्स आपने देखे होंगे, जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स पंजाब में भी देखते होंगे। जब से आप यहाँ आए हैं, कुछ आप जब उनसे बातचीत करते हैं तो कैसा लगता है कि मतलब आपने वो सफ़र, उनका जो दूरी थी वो थोड़ी सी कम कर दी और अब जम्मू में ही आप इन सब का ट्रीटमेंट करते हैं? पहले तो आशीष जी, आपका धन्यवाद है, आपने मुझे टाइम दिया। सेकेंडली, 100 किलोमीटर मैं उधर से इधर आऊँ या आप यहाँ से उठ के 100 किलोमीटर उधर जाओ, दोनों जगह पे टेक्नोलॉजी सेम है जी। तो अगर आपका टाइम और आपका जो रिसोर्सेज हैं वो बचते हो तो आपको ट्रीटमेंट यहाँ मिलता हो तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं जम्मू के लोगों का, मतलब जम्मू, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह के लोगों का बहुत ज़्यादा इन सब से मैं प्यार करता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। 2011 से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, आज 2024 हो गया, 13-14 साल हो गए। ठीक है, इसमें कितने ही बच्चों के मैंने चश्मे उतारे, वो फौज में भर्ती हुए इस स्टेट के। कितनी लड़कियों के चश्मे उतरे, उनकी शादी हो गई। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ कि अगर वो कोई इसको ऑब्जेक्ट करे कि जी तुमने चश्मा लगाया तो पहले चश्मा उतरवाओ फिर शादी करूँगा, तो हालांकि मैं इस पॉइंट के खिलाफ हूँ। लेकिन चलो, किसी को अच्छा नहीं लगता चश्मा लगाना तो उतारा, उसकी शादी हो गई लड़कियों की। कईयों को रिक्वायरमेंट थी मर्चेंट नेवी में जाना था, कईयों को स्पोर्ट्स में जाना था, चश्मे उतरे। उनकी पूरी परिवार, जब वह सिलेक्शन हुई, मिठाई के डब्बे लेके आते हैं, तब पता चलता कि हाँ यार, आप लोग कुछ काम अच्छा कर रहे होंगे इसलिए लोग इतना प्यार कर रहे हैं। एक बार मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। दिल्ली एयरपोर्ट स्पेशली जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी टाइट होती है, अगर 2-4 फौजी आपकी तरफ दौड़ते आए ना तो आसपास लोग समझते हैं भी ये भी इसमें कुछ गड़बड़ है, पीछे हो जाओ। तो मैं और मेरी वाइफ वहाँ एयरपोर्ट पे खड़े थे, 3-4 फौजी दौड़ते दौड़ते आए, यंग रिक्रूट, वो दिल्ली से, उनकी पहली पोस्टिंग श्रीनगर जा रहे थे। ओके। तो कह रहे सर आपने पहचाना? मैंने कहा नहीं यार। कह रहे आपने मेरा लेज़र किया हुआ है, देखो हम भर्ती हो गए फौज में, आज हम श्रीनगर जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार इतने दौड़ के आने की क्या जरूरत थी, तूने सारे लोगों को परेशान कर दिया, मैं तो खुद परेशान हो गया एयरपोर्ट पे, यार फौजी दौड़ते आगे मेरी तरफ। तो अच्छा लगता ना, तो ये बातें, कई बातें आपको याद रह जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपके पिताजी ने इतना नाम कमाया इस फील्ड में और कई बार आप बड़ा फ़ख्र भी महसूस करते होंगे कि इतना नाम आपके पिताजी का है। आपके पिताजी से ही आपको प्रेरणा मिली, मतलब कि या आपका कुछ और शौक़ था डॉक्टरी के अलावा? जब आप मतलब अपने बचपन की अगर कोई बात करें, या बचपन से ही था पिताजी को डॉक्टर देखा तो डॉक्टर ही बनना है? नहीं, छोटे होते तो कभी कभी बंदा सोचता है मैं एरोप्लेन उड़ाऊंगा, कभी कोई कहता है मैं ट्रेन चलाऊंगा, कोई कहता है मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं बॉर्डर पे बैठूंगा, मैं इधर से ये कर दूंगा, मैं उधर से वो कर दूंगा। जब रियलिटी सामने आई तो पता चला भाई आई स्पेशलिस्ट ही बनना आसान है यार, इतना काम इन्होंने कर दिया है, जरूरी धक्के खाने हैं, उन्होंने इतना नाम बना दिया है, वो नाम क्यों खराब करें।
कोशिश तो मेरी यही रहती है आज भी कि उनका नाम खराब ना हो, किसी की मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो। कल को कोई ये ना बोले कि यार उन्होंने हॉस्पिटल तो खोल दिया, डॉक्टर साहब खुद तो आते नहीं है, बेटा बिठा दिया, यार उसे काम कुछ आता नहीं है। तो ये चीज़ सुनने में एक फादर को भी अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि हर किसी को लगता है कि यार मेरा बच्चा मेरे से आगे निकले, अब मैंने इतनी मेहनत की है 30 साल, गुडविल अब उसका एक गुडविल है, ये उसको आगे बढ़ाएगा तो भी ठीक है, नहीं तो जितना मैंने नाम बना दिया उतना तो कर ही सकता है ना। फिर भी चलो कुछ ना कुछ तो किया ही है लाइफ में। अच्छा डॉक्टर साहब, आंखों की बात करें, आपने कई लोगों के चश्मे उतारे, क्या जब किसी को चश्मा लगा होता है क्या हम मान सकते हैं कि उनका चश्मा उतर सकता है? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की? जी, हर किसी का चश्मा उतर सकता है। अगर आपने पहले कहीं और से ऑपरेशन नहीं करवाया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आप पहली बार मेरे पास आओगे तो मेरी प्राइमरीली कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको स्पेक्टिकल फ्री कर दूं, चश्मे से आज़ादी दिला दूं। चाहे वो आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं आपके चश्मे उतार सकता हूँ हर किसी के। एक आम इंसान सर, जितने लोग आपको सुन रहे हैं, अगर वो अपनी आंखें स्वस्थ रखना चाहें कि उनकी आंखें स्वस्थ रहें ना, हमने बचपन में सुना भी है कि कहते हैं कि सूर्य भगवान को पानी देने से आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। क्या कुछ करना चाहिए एक स्वस्थ आंखों के लिए सर? सिर्फ अपनी डाइट प्रॉपर रखनी चाहिए। आजकल आप देख रहे हो मोबाइल पे, लैपटॉप्स पे काम इतना बढ़ गया है तो उससे स्ट्रेन बहुत बढ़ रहा है, और बच्चों में भी स्पेक्टिकल्स का जो रेशो है वो इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ स्पेक्टिकल यूज़ इंक्रीज़ हो गई है बच्चों में, बिकॉज स्क्रीन टाइम उतना बढ़ गया है। कोविड के बाद स्पेशली सारे होमवर्क्स, सारी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स वो ऑनलाइन हो गए। लेट नाइट आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, रूम में लाइट कम होती है, तो स्ट्रेन स्क्रीन का जो भी है वो आप पे आई से पड़ता है। तो मेरी सबको सलाह ये है कि अगर आप काम कर रहे हो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो आपका जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो मेरे इस माइक के लेवल पे होनी चाहिए। मतलब कि मुझे दूर भी दिखना चाहिए और मैं स्क्रीन पे ऐसे काम भी करना चाहिए, तो मेरी आईज पे स्ट्रेन कम पड़ता है। सेकेंडली, रूम लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड, 10-10 रूल आप सबको पता होना चाहिए। 10 मिनट्स आपने स्क्रीन टाइम किया, 10 सेकंड्स के लिए आप आइज क्लोज कर सकते हो। फोर्थ, कोई एक ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के बैग में रखो, वहीं या डेस्कटॉप पे रख लो। 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा काम किया, एक ड्रॉप डाला, 10 सेकंड्स के लिए आइस को रेस्ट किया, फिर जितना मर्जी काम करो। ओके। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये स्क्रीन का लेवल इतना होना चाहिए ताकि आपको दूर भी दिखे और आप स्क्रीन पे नीचे फोकस भी कर पाओ। डॉक्टर साहब, आपने अब स्क्रीन का जिक्र कर ही दिया, तो मैं अब सबसे डेंजरस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है हमारे मोबाइल फ़ोन्स। आजकल छोटे छोटे बच्चे ना घर पे खाना खाने के लिए ना, घर वाले कहते हैं जी एक बच्चा खाना नहीं खाता मोबाइल फ़ोन ना हो, तो वो अपनी सहूलत बच्चे को खाना खिलाने के कोई और तरीका ढूंढने के अलावा ना उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, भाई चल मोबाइल देखता रहे तो तू खाना खाता रहे। ये जो मोबाइल बच्चों को पकड़ाना कितना डेंजरस है आंखों के लिए, और आपके पास छोटी उम्र के बच्चे कितने आते हैं, और आपको मतलब एक छोटी सी उम्र में बच्चे को इतना मोटा चश्मा लग जाए, कितना डेंजरस है उसके लिए? सर, बच्चों को मोबाइल देना एक उनको ना पटाखा हाथ में पकड़ाने के बराबर है, बड़ा बम पकड़ाने के। मैं भी यही शब्द इस्तेमाल कर, ठीक है, बड़ा बम उनके हाथ में पकड़ाने के बराबर है। क्योंकि एक तो चलो जो उनकी नज़र पे तो इफेक्ट कर ही रहा है, जो उनकी मेंटल हेल्थ को और जो उनको इतनी छोटी एज में एक्सपोजर मिल रहा है ना दुनिया का, वो उनके लिए ज़रूरी नहीं था। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज ही मैं सुबह उठा, हमारा डॉक्टर KDI हॉस्पिटल का पेज हैक हो गया हुआ है। किसी ने उसका पासवर्ड, यूज़र ID चेंज कर दिया। तो सुबह से मुझे 3-4 फ़ोन आ गए कि डॉक्टर साहब इस पे जो कंटेंट अब पड़ रहा है वो व्यूअर्स के लिए अच्छा नहीं है। अडल्ट कंटेंट हमारी हॉस्पिटल की साइट पे लोगों ने डालना शुरू कर दिया, जो भी शरारती लोग होंगे। अगर कोई सपोज करो कोई बच्चा है, कोई लड़की है जो हमें फॉलो कर रही है अपनी आइज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जब वो ऐसा कंटेंट देखेंगे तो जो उनका माइंड है ना, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट जल्दी कर नहीं पाता। तो फिर वो आंसर्स, जो वो क्वेश्चन, जो क्वेरीज राइज होती है ना दिमाग में, उसका फिर आंसर ढूंढना शुरू करते हैं बच्चे। यहाँ पे जाके नुकसान होता है कि ये चीज़ क्या थी।
हमारी दुनिया में जो आज के टाइम पे अच्छे काम करने वाले भी उतने ही हैं और उसको बिगाड़ने वाले भी उतने ही हैं। मोबाइल दुनिया की इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक ज़रिया है, आप समझ रहे हो। ये आपके हाथ में मोबाइल है ना, ये एक दुनिया की ताकत रखता है, पूरी दुनिया इसमें समा सकती है। आप पे डिपेंड करता है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। आपने बच्चों को खाना टाइम पे दे दिया मोबाइल, आजकल जो वो गेम्स भी खेल रहे हैं उसमें बीच में अगर आपने नोट किया हो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स भी कई इनअप्रोप्रिएट होती हैं बच्चों के लिए भी, लेकिन वो कंपलसरी होती हैं भी 20 सेकेंड्स ये एडवर्टीजमेंट देखनी ही देखनी है। अब बच्चा क्या करेगा इसमें, आईज तो चलो जो ओवर एक्सपोजर के साथ ख़राब हो रही है, जो मेंटल हेल्थ जो ख़राब हो रही है उसका जिम्मेवार कौन है, हम पेरेंट्स खुद हैं। हमें आसान लगता है, होता है आजकल उनकी गलती है, पेरेंट्स की गलती भी कम है क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। जो नौकरियां हैं उनके टारगेट्स अचीव करने हैं, जब टारगेट्स अचीव करने हैं तो ओवर टाइम करना है। तो अगर ऑफिस में काम ख़त्म नहीं हो रहा, मदर को पता है मेरे घर में बच्चे हैं तो मैं पहले घर जाऊंगी, बच्चों को सेटल करूंगी, खाना बनाऊंगी, उसके बाद मुझे फिर काम करना है। तो अगर उस काम के टाइम पे बच्चे अगर तंग कर रहे हैं तो मदर को आसान रहता है, पेरेंट्स के लिए भी, मदर का क्यों, फादर भी आसान रहता है, एक मोबाइल पकड़ा दो, चलो तुम बैठो हम अपना काम खत्म कर लो। तो दुनिया बड़ी तेज़ जा रही है, इतनी तेज़ी की ज़रूरत नहीं है। आज भी इंसान दूसरे इंसान से अच्छी तरह से आराम से बात कर ले तो भी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके लिए चालाकी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है काम को। आप जो काम कर रहे हो उसी को अच्छे से कर लो, आराम आराम से कर लो। कौन सी दुनिया आज ख़त्म हो रही है यार, आराम आराम से कर लेते हैं काम। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ जब वो MNCs में जाते हैं, टारगेट्स मिलते हैं, तो वो चीज़ स्ट्रेस क्रिएट करती है। बच्चों की हेल्थ क्या, बड़ों की हेल्थ भी साथ में ख़राब हो रही है। डॉक्टर साहब, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे तो ये जनरल एक डिस्कशन रहती है पॉडकास्ट की, लेकिन इस समय ना एक बड़ा देश बड़ा ना एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और आपको भी जानते हैं इस समय मेडिकल फर्टिलिटी पूरी सड़कों पर है। एक बच्ची का रेप हो जाता है, उसको बड़े दर्दनाक तरीके के साथ वेस्ट बंगाल में मार दिया जाता है। आपके डॉक्टर फील्ड की ही बच्ची है, वैसे तो देश की बेटी है सर। बच्ची है, बच्ची पड़ी, बच्ची बची नहीं, आप समझो वो एक लड़की है जो मरी है। डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, एयर होस्टेस होना, एयर पायलट होना उसकी अचीवमेंट थी लाइफ की। भारत की बेटी, हमारे भारत की बेटी के साथ गलत हुआ है। उस दिन हमारे डॉक्टर्स ने एक मीटिंग की, मैंने कहा आपने सिर्फ डॉक्टर्स ही क्यों बुलाए, आज जो बाकी NGOs हैं, लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, ये वैसे भी तो इतना सोशल काम करते हैं, तो आज इन सबको हमारे साथ होना चाहिए। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, भगवान कर ना करे किसी के साथ ना हो, लेकिन जो जो इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स और जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट उसको बचा रही है, मैं नहीं समझता कि आज के टाइम पे ये कोई बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है बच्चियों के लिए। तो क्यों ना बच्चों को आप मिडिल ईस्ट में पढ़ने के लिए भेज दो। वहाँ तो अगर आपने, मैं पीछे मेरा दोस्त है कतर में, वो कहता सर सऊदी में ही मेरा पर्स, हमने खाने के लिए पेमेंट करने के लिए मैंने पर्स निकाला, टेबल पे रखा, कार्ड, क्रेडिट कार्ड निकालने के लिए या जो भी कार्ड, तो मेरा पर्स वहीं रह गया। किसी की हिम्मत नहीं थी उस पर्स को टच करने की। कहना मैं अगले दिन गया, वहीं पे ही पर्स पड़ा था। तो अगर पर्स वहाँ पे जिसमें पैसे हैं वो सेफ हैं, तो हम लोग वहाँ सेफ नहीं हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे कहाँ सेफ्टी दिख रही है हमें, लड़कियों को स्पेशली। जो उस वेस्ट बंगाल में हुआ, मैं तो हैरान हूँ, उस गवर्नमेंट का नज़रिया देखने वाला है। जो फैक्ट्स निकल के बाहर आ रहे हैं उसमें पता नहीं कह रहे हैं पॉलिटिशियन के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, बाहर के गुंडे भी इन्वॉल्व हैं, ड्रग रैकेट भी इन्वॉल्व है, कितना कुछ इन्वॉल्व। मेरा इसमें ना एक सवाल ये था, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, आपकी कितनी सारी ब्रांचेज हैं, आपके पास भी फीमेल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स वगैरह, स्टूडेंट्स आते हैं, इंटर्न्स भी आते हैं। इन सब की सेफ्टी का जब हम आपके हॉस्पिटल में आते हैं, हम देखते हैं कि प्रॉपर सिक्योरिटी है। क्या एक एक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है भारत में कि जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी रहती है, ऐसी सेंट्रल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स को मिले जहाँ पर ये सेफ्टी हम इंश्योर कर पाएँ? सर उस दिन ये पॉइंट उठा था कि हम डॉक्टर्स को सेफ्टी कहाँ है, तो मैं कहता हूँ बैंकर को सेफ्टी कहाँ है।
बैंक को कहाँ सेफ्टी है? वो भी सही। बैंक ने पैसे अपने अंदर रखे हुए हैं, उन्हें डर है कोई आके चोरी ना कर जाए, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। कोई सीए है बड़ा, कोई पॉलिटिशियन है बड़ा, उन्हें डर है कि कोई हमें तंग ना करे, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं। तो भाई हम भी तो हॉस्पिटल में, हम तो आपको सेवा दे रहे हैं। अगर आपको डर लग रहा है पेशेंट को ठीक करने में तो मत ठीक करो ना, अगर आपने डरना है। अगर नहीं तो आप अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज करो ना, ताकि आपका स्टाफ, आपके पेशेंट्स सेफ फील करें, आप भी सेफ फील करो। देखो जिस टाइम पे हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिस टाइम पे पेशेंट बहुत क्रिटिकल स्टेज पे हमारे पास आता है ना, तो पेशेंट्स के जो रिश्तेदार होते हैं ना बड़े एग्रेसिव होते हैं। इन्हें बचाओ, इन्हें बचाओ, डॉक्टर तुम बचाओ, इन्हें बचाओ। एक कहावत है, अगर एक्सीडेंट किसी का हुआ है तो वो हम हॉस्पिटल में आने से पहले उसे कुछ हो जाए तो एक्सीडेंट गलती है, अगर वो हॉस्पिटल में आके उसकी डेथ हो जाए तो ये डॉक्टर की गलती है। ये कैसे गलती है? हम तो कोशिश ही कर रहे थे आपको बचाने की। उस टाइम पे जो वो टाइम होता है ना, पहला आधा 1 घंटा, हमें भी डर लगता है, हमें भी डर लगता है कहीं कोई हम पे हाथ ना उठाए, हमारी जो इतनी बनाई इज्जत है, रेपुटेशन है, उस पर कोई दाग ना लग जाए। हम भी भगवान से डर के काम करते हैं, लोगों की सेवा में काम करते हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। उस टाइम पे हमें भी डर लगता है। जब 20-25 लड़के रिश्तेदार अग्रेसिव हो रहे होते हैं ना, तो हमें भी डर लग रहा था अंदर से। अगर मैं उस टाइम पे अपने डॉक्टर्स को बोलूं यार सीरियस पेशेंट मत लो, इन्हें रेफ़र करो पंजाब, तो आधे से 90% लोग लखनपुर जो बॉर्डर है, बैरियर है, वो क्रॉस नहीं करेंगे। मैंने ना अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी की थी, तो आप ही के हॉस्पिटल की ना, पेशेंट हैं, बाकी हॉस्पिटल्स का क्या जिक्र करना, तो वो बेचारा गाड़ी लेकर आया था, बस लेकर, ड्राइवर तो बाहर का था, किसी और स्टेट का, तो उसके पास शायद आयुष्मान कार्ड नहीं था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया उसका, जी कहीं पे गया होगा किसी हॉस्पिटल में ABC, तो रिजेक्ट कर दिया। तो आपके पास कहीं से पहुंचा, तो मुझे पता लगा कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे कार्ड ना होने के बावजूद भी उसकी एक सेवा की है ना, मैनकाइंड जो होता है। आपका जो हॉस्पिटल है, क्या इस तरह की सेवाओं में भी हमेशा अग्रसर रहता है? सर सिंपल एक रूल मैं आपके इस पॉडकास्ट से बताऊंगा। अगर पेशेंट सिक है ना, बीमार है, सीरियस है, और वो हमारे हॉस्पिटल में आ गया, तो कार्ड, पैसे वो सेकेंडरी है, पहले बचाएंगे। अगर उसका कार्ड नहीं चला या किसी कारणवश, जैसे वो पेशेंट मुझे पता है वो हार्ट अटैक से पेशेंट आ बिल्कुल, है, अब वो हार्ट अटैक से आया है, तो यार इंसानियत तो कहती है कि पहले तुम मरीज़ को बचाओ। पैसे नहीं मिले सरकार से, कई मरीज़ अच्छे होते हैं कि डॉक्टर साहब इनको बचाओ, पेमेंट हम कर देंगे। हम भी कई बार कहते हैं हमें पहले पेशेंट बचा लो, ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये बाद में करना। देखो हमारी सोसाइटी ना बड़ी क्लोज नेट सोसाइटी है। एक पेशेंट के लिए ना मुझे बहुत बार ना तुम्हारे रघु भैया का फ़ोन भी आया हुआ है कितने पेशेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि यार हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा किसी ना किसी को जानता होता है। और मुझे अब 11 साल हो गए यहाँ पे ऑपरेशन करते, और मैं इतने ऑपरेशन कर चुका हूँ कि मुझे गिनती भी नहीं पता है। तो कोई ना कोई जानकार वहाँ से निकल आता है। तो आप उस टाइम पे पैसे नहीं देखते हो। यार हमें इतना प्यार मिला है ना कि अब अगर मैं किसी को बोलूँगा ना, नहीं जी आप पहले पैसे जमा करो फिर इलाज करूँगा, बोलेगा डॉक्टर साहब आपकी तो रेपुटेशन ऐसी नहीं है यार, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। सो कई चीज़ें आप अपने लिए भी करते हो कि रात को जब हम सोते हैं ना, एक उससे सोते हैं, संतुष्टि से सोते हैं कि यार आज ना किसी का कुछ गलत नहीं किया, नहीं किया, गलत नहीं करता हूँ, ना ही कभी होगा, ना ही भगवान कभी करवाए, ना ही ज़रूरत है। जब किसी से गलत करे बगैर ही सब कुछ दे रहा है ऊपर वाला, तो चोरी करनी क्यों है? कोई चीज़ गलत करनी क्यों है? ठीक है ना। तो इसलिए ठीक है यार, आज तक काम चल रहा है, आगे भी चलाएंगे। अब यहाँ पे हॉस्पिटल खुला है, रजौरी वाले लोगों ने कहा हॉस्पिटल खोलना है। मैं उसी पे आ रहा था। आपने जम्मू से पठानकोट की दूरी तो कम कर दी, अब ये जो रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ से जम्मू की दूरी है, क्या आने वाले दिनों में वो कम हो सकती है? कर रहा हूँ, रजौरी भी हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्विसेज देने के लिए वहाँ पे खुल रहा है रजौरी में, कि जो पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा है, इंजरी है, डिलीवरी है, कोई रात को इमरजेंसी है, वो हम वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक उनको दे सकें। उसमें हम इतना टाइम डाल सकें कि वो पेशेंट कल को अगर हमें लगे कि रजौरी ट्रीट नहीं हो रहा, तो हम उसको अपने इस सेंटर तक ला सकें। होता क्या है, वो इलाका पहाड़ी है, रोड्स ख़राब है, कोई ट्रॉमा वाला पेशेंट तो
10 बार तो सोचते हैं पहले यार वहाँ जम्मू पहुँचेंगे कैसे, कब पहुँचेंगे, किस हॉस्पिटल में जाएंगे। फिर जब वो बख्शी नगर जाते हैं, मतलब बख्शी नगर इतने सालों से प्राइमरी केयर सेंटर रहा है, मतलब लोगों की प्राइमरी चॉइस, फर्स्ट चॉइस बख्शी नगर जीएमसी रहा है। तो अब लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, वहाँ के अलावा यहाँ भी हम आ सकते हैं। एक तो मैंने कमेंट पढ़ रहा था कि यार केडी हॉस्पिटल में मिनी जीएमसी बन गया, वो इतना रश है। और मैंने कहा यार अब काम कर रहे हैं तो रश तो, अब मैं कैसे रश को रोकूं? अब जो लोग आ रहे हैं उसे हम कैसे रोकें? नहीं रोक सकते, है ना। लोग कंप्लेन करते हैं हमारे पास पार्किंग नहीं है, तो नहीं है। अब इतने हर किसी के पास गाड़ी है, 100 बंदा भी आएगा 100 गाड़ी लग जाएगी। तो आजकल सड़कों का स्टेटस तो आपको पता ही है, कहाँ जगह कहाँ बची है। हमारे आप जैसे 11 साल से आप यहाँ पर अपना हॉस्पिटल सर्विसेज दे रहे हैं, आपने भी सुना होगा जम्मू में ना मेडिकल सर्विसेज का बड़ा अभाव रहा है। लोग बड़े हर दूसरे दिन जी चलो डीएमसी, चलो पीजीआई। तो मतलब जम्मू में ना एक नोशन सा बन गया, आम लोगों का एक नैरेटिव बन गया कि यहाँ पे मेडिकल सर्विस नहीं मिल सकती। हड्डी टूट गई, चलो जी अमनदीप हॉस्पिटल चलेंगे, यहाँ पे नहीं। तो एक ना लोगों में विश्वास कम हुआ है। तो क्या उस विश्वास को केडी हॉस्पिटल मतलब सर ये कोशिश कर रहा है? बहुत टाइम से ऐसे हो रहा है, ये आज से नहीं है। तो इसको ठीक करने में कुछ टाइम लग जाएगा अभी भी, नो डाउट। हमने बाकी हॉस्पिटल्स यहाँ पे और भी खुल रहे हैं, उन्होंने बहुत लोगों को सेवाएं देने की कोशिश की है। पर जो ट्रेंड 30-40 साल से चला आ रहा है ना, उसको इतने एकदम से आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। अभी मैं आप ही के पॉडकास्ट से एक और बताऊंगा, इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे ही जम्मू में ही एक और सुपर स्पेशलिटी मेडिसिटी टाइप का एक सेंटर ओपन कर रहे हैं, जिसमें उस जो फैसिलिटी यहाँ पे हम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके लिए आपको बाहर जाना है, उस बाहर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसमें मैं जम्मू के भी, कोई बाहर से भी बेस्ट डॉक्टर्स की टीम हम क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि जो कई किसी को लगता है कि नहीं यार ये डॉक्टर ऐसा नहीं है और होना चाहिए था, तो हम उनको बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को यहाँ से बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम अगर है तो यहाँ पे वो ट्रीटमेंट करवा सकें। वैसे ना आज पॉडकास्ट में मैंने सोचा कि आप ही कुछ ना अलग फेस जानेंगे, लेकिन बाद जाके बाद डॉक्टरी पे ही आ जाती है। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी? मतलब डॉक्टर साहब, पेशेंट्स और एक ही मतलब हॉबी है, काम करना बस। ओके, कोई हॉबी नहीं है। और खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं शाम, कभी खेलते हफ्ते में 1-2 दिन बैडमिंटन खेलता हूँ, कभी कभी जिम चला जाता हूँ, कभी कभी गाने भी गा लेते हैं। वो ओटी में ऑपरेशन करते करते गाने भी गा लेते हैं साथ साथ ही। पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब गाना नहीं खत्म हुआ, आप ऑपरेशन जल्दी खत्म हो गया, पहले गाना खत्म करो पूरा, है ना। फैमिली को समय दे पाते हैं? देता हूँ, जब रात को जब जाता हूँ तो उतना टाइम तो मिलता ही है। जब वापस घर पहुँचते हैं तो बच्चे हैं, अब टाइम मांगते हैं, बड़े हो रहे हैं। ओके, और टाइम देना भी चाहिए बच्चों को। मैं सिर्फ 2 दिन यहाँ पे होता हूँ, बाकी दिन तो मैं पठानकोट में 1 दिन कांगड़ा जाता हूँ। जितनी दिन मैं पठानकोट होता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकूँ। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कोई एक किस्सा बिल्कुल पॉडकास्ट के अंत में आप शेयर करना चाहेंगे? आप इतने पेशेंट्स की आपने आंखें ठीक की हैं, कोई ऐसा पेशेंट जो मतलब आपसे कुछ इसने बात ऐसी शेयर की हो, आपकी लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? कोई 2 बातें हैं। एक तो एक पेशेंट है, वो जब भी आता है उसकी आंख सब जगह से सबने रिजेक्ट कर दिया कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैंने उसका ऑपरेशन किया, तो वो जब भी आता है कुछ ना कुछ खाने के लिए मेरे लिए लेके आता है। तो एक बार वो बड़ा मुर्गा ही पकड़ के ले आया, डॉक्टर साहब ये आपके लिए लाया। मैंने कहा यार हॉस्पिटल में क्या करूँगा इसको यार। तो वो जो ग्रां के लोग हैं वो प्यार करते हैं, तो उनका प्यार ऐसे ही लगता है। ऐसा ही, बिल्कुल सही है ना। तो दूसरा, जितनी बार भी, एक बार मैं किसी शादी पे मुझे कोई इनविटेशन आया, तो मैंने, मेरा दोस्त है यहाँ पे, उसको बोला, मैंने कहा यार तू मेरे साथ चल, मैं जानता सिर्फ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है उन्हीं को ही जानता हूँ, और मैं किसी को जानता नहीं होऊंगा शादी में, तो यार मेरे को साथ लेके जाना। ठीक है। तो शादी में जब एंटर किए हैं तो आधे घंटे बाद मुझे कहता है यार सब तो तुझे जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे साथ आया, तू मेरे साथ नहीं आया। तो इतने सर्जरीज कर दी हैं जम्मू में कि अगर मैं इसको कोई बड़ी अपनी वो नहीं समझता, लेकिन मुझे लोगों ने प्यार किया, मुझे लोगों ने मौका दिया यार किसी के सामने लेटना कि आप मेरी आंख का ऑपरेशन करो, जिससे कि आगे जाके मुझे पूरी दुनिया दिखनी है या नहीं दिखनी है, मेरा काम चलना है नहीं चलना है। कितना बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है।
है ना। आप कोई बोले यार कल तो एक काम कर, वो स्टोरी भी तो है कि मैं तुम्हें आज 100 करोड़ में तुम्हें आज देता हूँ, वो कहता है वेरी नाइस, पर तेरे पास सुबह 6 बजे तक का टाइम है, तो क्या चूज करोगे तुम? तो जिंदगी चूज करोगे ना। तो जब जिंदगी मिली है, तो जब नजर मिली है, तो जब किसी को नजर मैंने देनी है, तो मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो मेरे सामने लेट गया है उल्टा मुंह पे कपड़ा डाल के कि हाँ अब मैं, मेरा फेट जो भी है, डॉक्टर साहब। किस्मत है, वो डॉक्टर साहब के पास है, तो मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसने कितना भरोसा किया, तो दोनों को बैलेंस करके काम करना पड़ता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत की और आपने इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। मुझे लगता है कई सारे लोगों को जो आपके बारे में जानना चाहते थे, बड़ी सारी बातें पता चली होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ना डॉक्टर JP सिंह जी बात कर रहे थे, और मैं सच कहूँ डॉक्टरी एक ना बड़ा नोबल प्रोफेशन है। आज भी हम कहते हैं कि चलो जी डॉक्टर साहब जब कोई इलाज कर रहे हो तो हम उन्हें भगवान का ही दर्जा देते हैं कि भाई भगवान तो किसी ने देखे नहीं है, लेकिन चलो जो चिकित्सा हमें दे रहा है, जो हमें हमारी ट्रीटमेंट कर रहा है, वो भगवान से कम नहीं है। बस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद जी, और इसी तरह से प्यार देते रहें डॉक्टर JP जी को। इनका हॉस्पिटल KD हॉस्पिटल जम्मू के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और लोगों में एक बहुत बढ़िया ट्रस्ट इन्होंने बना दिया है। और राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, इन सब लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जल्दी ही राजौरी में हॉस्पिटल ओपन होने वाला है, तो वहाँ के लोगों को अब जम्मू आने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ मिलेगी। जब भी अनाउंसमेंट होगी तो आपको JK मीडिया पर हम ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद जी, सभी को राम राम। थैंक यू।